पानी पारदर्शी ही सही, उसकी अवस्था द्रव्य ही सही, पर अपनी में आए तो अपारदर्शी ठोस पत्थर को भी चूर चूर कर सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट में। आज की जो पंक्ति मैंने बोली वो उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर या किसी विषय में या किसी पॉइंट पे आकर या जीवन की किसी भी समस्या से अपने आप को निर्बलता महसूस कर रहे हैं, उन सभी के लिए पंक्ति है। देखिए, सभी अपनी अवस्था से ऊपर उठकर वो कार्य कर सकते हैं जिसके लिए वो अपनी भीतर योग्यता रखते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें, बस कर्म पे फोकस करें, मेहनत पे फोकस करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और याद रखें, सफलता वो नहीं है जो हम चाहते हैं, सफलता वो है जिसमें हम खुश हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको 20 अंक और उत्तराखंड प्रश्नावली के 40 अंक का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जा रहा है। आज उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का 8वां भाग है, इससे पहले के 7 भाग और डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने ज्ञान का आकलन करेंगे, स्वयं से उत्तर करेंगे, उत्तरों का चयन करेंगे और अपने जो मार्क्स आपने पाए हैं 40 में से उनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको प्रश्नों का स्तर कम, ज़्यादा या टफ या कुछ भी लगता है, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लिखें, क्योंकि मैं प्रश्नों का संकलन फिर उस हिसाब से और अन्य जैसे इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने इसमें जो संकलन किया है वो परीक्षा वाणी और BS नेगी की बुक से यहाँ पर मैंने लिया है, जो अत्यधिक प्रश्न जो ऐसे हैं जो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेयी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेयी ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है और उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया ऐत्रेयी ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है वहाँ पर किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व, यक्ष, नाग या खस? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यक्ष। तो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है वहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसको तुगलक कहा जाता है? जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीप चंद? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन था और उनकी किन किन नीतियों को उसका पागलपन कहा, लेकिन आगे जाकर उन्हीं नीतियों को अपनाया गया। ठीक है, साथ साथ आप हिस्ट्री की तैयारी भी करते रहिए। तो किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? देवी चंद को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? बात हो रही है ऐतिहासिक राजवंश की। तो चंद्रवंश, पवार वंश या कार्तिकेय पूर्ववंश या निम्बर वंश? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय पूर्ववंश को ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी। इनके विषय में ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर इन्होंने देह त्याग की और किस स्थान पर और कब किया। ठीक है, ये आपको इसका आंसर पता, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, यानी कि किसने गांव में प्रधान मुखिया नियुक्ति प्रणाली शुरू की? कत्यूरी द्वारा, चंद्रों द्वारा, पवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रों द्वारा, यानी कि चंद शासक जो थे उन्होंने ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति इस गाँव में ऐसी प्रणाली को शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फतेह शाह? देखिए, इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, पहले तो आंसर बताती हूँ। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर
डी फतेह शाह। फतेह शाह ने, आप सभी जानते हैं नवरत्न कौन रखता था, अकबर रखता था। तो अकबर ने कहीं ना कहीं हर धर्म में फतेह प्राप्त की, इसलिए उसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की जो सभी धर्म को मानता था। तो फतेह मतलब क्या होता है, जीत प्राप्त करना। तो अकबर की फतेह यानी कि अकबर के समान नवरत्न किसने रखे, फतेह शाह ने रखे। देखो ये मेरा एक ट्रिक था उसको कोरिलेट करने का, आपका कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हर प्रश्न को हम रट नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बना के चलिए तो आपको प्रश्न एकदम से याद आ जाएंगे। नवरत्न मतलब अकबर रखता था और अकबर ने फतेह की यानी कि फतेह शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई। ठीक है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली संधि कब हुई। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि संगोली संधि किस किस के मध्य हुई, तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य। अब प्रश्न है कि कब हुई, 1815, 1816, 1817 या 1818 में। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली संधि हुई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। पूर्व मध्य भाग में, पश्चिम मध्य भाग में, उत्तर मध्य भाग में या दक्षिण मध्य भाग में। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड हिमाचल के या हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं क्योंकि इनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा होता है ना। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनको जरूर याद रखें। खाली हिस्टोरिकल क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, उसका जो भूगोल का साइट है उधर भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। ठीक है, तो आपको लगेगा कितना भाग, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस है। 84.63, 85.00, 85.38%, 86.07। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86.07। ये राज्य का पर्वतीय भाग यानी कि जो पर्वत वाला इलाका है राज्य का, इतना परसेंट कितना है, 86.07। ठीक है, अगला प्रश्न है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, यानी कि विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना होती है उत्तराखंड के अंदर, वो किस समय पर होती है। मई, जून, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी या अगस्त, सितंबर में। तो विंटर लाइन अगर आपको पता होगा, विंटर माने ठंड, तो मई, जून और मार्च, अप्रैल और अगस्त, सितंबर का तो नाम ही नहीं, तो उसमें एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर से जनवरी के बीच में। और प्रश्न है कि कहाँ होती है, तो इसका आंसर है मसूरी में। कहाँ होती है, मसूरी में। तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है, मसूरी में। कब होती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो है उधम सिंह नगर। ठीक है, एक है उधम सिंह नगर और दूसरा है नैनीताल, ठीक है, तीसरा है पौड़ी यानी कि पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, ये 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो आप खाली नंबर ना याद करके इनका नाम भी याद रखें, चाहे किसी भी शॉर्ट फॉर्म से, इनका फर्स्ट वर्ड लेके इनका कोई शॉर्ट बना दीजिए। ठीक है, या किसी प्रकार से आप याद रखें। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश में सीमा बनाते हैं, 5 जिले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, राजी, भोटिया, जौनसारी या थारू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जो हैं वो वृहद हिमालय के निवासी हैं। देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, आपको हर तरीके से तैयारी रखनी है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 8 हिमाच्छादित शिखरों से या 9 हिमाच्छादित शिखरों से। हिमाच्छादित का मतलब क्या होता है, हिम से आच्छादित मतलब हिम से ढके हुए। ठीक है, तो हेमकुंड झील घिरी हुई है किन से, 5, 7, 8 या 9। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 हिमाच्छादित शिखरों से। शिखर माने चोटी होता है, आच्छादित मतलब ढका हुआ, हिम माने बर्फ। ठीक है, तो हेमकुंड झील 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। कौन सी ऐसी झील है जो इनमें से त्रिभुजाकार है, केदारनाथ ताल, नैनीताल, नकुचिया ताल या सतोपंथ ताल। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतोपंथ ताल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है, गोविंद यानी कि गोविंद नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या नंदा देवी। ठीक है, तो कौन है जो जैव आरक्षी क्षेत्र इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी जो है वो जैव आरक्षी क्षेत्र है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है।
शब्द क्या है? नंदन कानन। दयारा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल, फूलों की घाटी या हर की दून? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी। अब थोड़ा फूलों की घाटी के विषय में जानते हैं कि फूलों की घाटी की जो स्थापना हुई है, ठीक है, जो यह राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, वो किया गया है 1982 में। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005, 14 जुलाई 2005 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा? एक तो हमने देखा कि महाभारत में वर्णित जो नंदन कानन है उसको अभी कहा जाता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 में। और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत की श्रेणी में रखा। अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर है जोशीमठ। ठीक है, तो फूलों की घाटी से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बताए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। इसका आंसर है नंदन कानन, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई? 1982। स्थापना सेंस राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इसको, और 14 जुलाई 2005 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में रखा। और इसका मुख्यालय क्या है? जोशीमठ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा वन्य जीव विहार है जिसका राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार या सोना नदी वन्य जीव विहार? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये क्या है? ये राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार। याद रखेंगे, ये कॉर्बेट पार्क या नेशनल पार्क की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है वन्य जीव विहार की। तो उसका आंसर क्या है? केदारनाथ वन्य जीव विहार। अगर हम बात करें तो ये जो स्थापित है, ये कब से स्थापित होते? 1972 से। ये 1972 में स्थापित है। और ये किन किन जिलों के बीच में है? तो ये है चमोली और रुद्रप्रयाग के केदारखंड में स्थित है। चमोली और रुद्रप्रयाग। किसकी बात कर रहे हैं हम? केदारनाथ। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग के केदारखंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई है 1972। और ये राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, पुनाड़ रुद्रप्रयाग में है। उत्तर का काशी जो कहा जाता है विभांडेश्वर को कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ विभांडेश्वर क्या है, तो विभांडेश्वर द्वाराहाट से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है और ये विभांडेश्वर, इसको उत्तर का काशी कहा जाता है इस मंदिर को। तो ये सब मैच कर रहे हैं। उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। पर्यटकों की नगरी जो कहा जाता है वो मसूरी को नहीं कहा जाता, वो किसको कहा जाता है? रानीखेत को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। एक बार आप दोबारा समझ लेते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है? पर्यटकों की नगरी मसूरी नहीं, क्या है? रानीखेत है। और हमने बात करी विभांडेश्वर की बात करी, तो विभांडेश्वर के एक और आपको फैक्ट बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभांडेश्वर में विषुवत संक्रांति के अवसर पर श्यालदे बिखोती का प्रसिद्ध मेला लगता है। ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्या नाम बोल रही मैं? श्यालदे बिखोती। और कब लगता है? विषुवत संक्रांति, श्यालदे बिखौती का मेला लगता है। कब लगता है? विषुवत संक्रांति के दिन। और बात किसकी हो रही? विभांडेश्वर, जो द्वाराहाट से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, तो आंसर आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता, अच्छा आपको गलत युग्म चयन करना है। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि आपको एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिले। तो भारत माता मंदिर हरिद्वार आप सभी जानते हैं। कैची धाम मंदिर अल्मोड़ा में नहीं है। कैची धाम मंदिर कहाँ है? नैनीताल में है। तो यही हमारा आंसर है। और बाकी आप देख लीजिए, काली मठ रुद्रप्रयाग कुंजापुरी मंदिर टिहरी। ठीक है, ये सही है, तो इनको आप याद रखेंगे। काली मठ रुद्रप्रयाग कुंजापुरी मंदिर टिहरी, और कैची धाम मंदिर है नैनीताल जिले में। जिले की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? जागर गायकी के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, रंगमंच के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जागर गायकी के लिए प्रसिद्ध है कौन? पद्मश्री बसंती बिष्ट। अगला प्रश्न, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देंगे रामायण। अब रामायण में ध्यान क्यों देंगे? क्योंकि रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण का अर्थ होता है रामायण। रामायण का अर्थ क्या होता है? रामायण, जो बैसाख के महीने में जोशीमठ के ब्लॉक सलुड़, डुंगरा और सेलंग गांव में किया जाता है। अगर आप इसको नोट करना चाहते लिख सकते हैं। रामायण जो उत्सव है या रामायण जो उत्सव है बैसाख के महीने में जोशीमठ के ब्लॉक सलुड़, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, सलुड़ और डुंगरा और सेलंग, किनके गांव की बात हो रही है?
हाँ, जोशीमठ के गांव की बात हो रही है, यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। तो यानी कि जोशीमठ कहाँ है आपका? चमोली में है। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर सही है, चमोली का एक उत्सव है। ठीक है, इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इसमें ढोल का प्रयोग नहीं होता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, बिल्कुल ठीक। अब कब किया गया है, इस तरफ जाते हैं थोड़ा। हम रम्माण के विषय में जानते हैं, क्योंकि रम्माण को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की घोषित, अभी हमने फूलों की घाटी की बात की है ना। फूलों की घाटी को कब बनाया गया था? 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की श्रेणी में रखा। तो रम्माण को कब रखा, इसकी तरफ जाते हैं, प्रश्न की तरफ। ये हमारा आंसर था इसका। तो रम्माण, मैंने आपको बताया, रामायण उत्सव है जो वैशाख के महीने में जोशीमठ के ब्लॉक सलुड़ डुंगरा सेलंग गाँव में किया जाता है। यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009, नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 2009 को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है किसको? रम्माण को। ये एक नृत्य होता है जो मुखौटों के साथ किया जाता है। ठीक है, चमोली का लोक उत्सव है, क्योंकि जोशीमठ, मैंने आपसे कहा जोशीमठ चमोली में है, तो इसमें ढोल का प्रयोग नहीं होता है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहा गया। और कब कहा गया? 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देहरादून में। अगर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता है। अगर बात करें कम किस में है, ठीक है, कम महिला साक्षरता पूरे उत्तराखंड के अंदर किस जिले में है? तो आंसर है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, दोनों आप याद कर लीजिए, दोनों याद कर लीजिए। अधिक सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? देहरादून में। और कम कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, ये बात हो रही महिला साक्षरता की 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? अब बात हो रही है कि पूरा उत्तराखंड का जो एवरेज है, यानी कि साक्षरता में पूरा उत्तराखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो 24 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 17, 17वां। देखिए 17 ईयर में लगभग सभी लोग 12th पास कर लेते, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 17 में 12th पास करते हैं, तो 17 ही हमारे उत्तराखंड की साक्षरता का देश में स्थान है, 17वां। अगर बात करें पुरुषों में, पुरुष की साक्षरता में, ध्यान से सुनिएगा, पुरुष की साक्षरता में उत्तराखंड का पूरे देश में क्या स्थान है? तो पुरुष की साक्षरता में 13वां स्थान है। पुरुष की साक्षरता में उत्तराखंड का देश में स्थान 13वां है। अगर बात करें स्त्री शिक्षा में, यानी कि महिला शिक्षा में, देश में उत्तराखंड का क्या स्थान है? तो 20वां है, 20वां है। और जबकि पूरा मिलाकर हम कहें तो जो जनगणना के अनुसार जो साक्षरता, यानी कि स्त्री पुरुष की मिला के जो आनुपातिक जो मिला के है, वो क्या है? 17वां है। लेकिन खाली पुरुष की 13वां स्थान है, भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य की। और 20वां स्थान महिलाओं की। समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लें इसको, 17, 13, 20। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद करें, 7, 3, 10 होता है ना, ये मेरा कुछ अलग ही ट्रिक रहता है। तो 7, 3, 20, 20वां स्थान महिलाओं का है। ठीक है, 13वां पुरुष और 17वां टोटल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? जौनसारी की, थारू की, जाड़ की या राजी की? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है, ये जो भाषा है ये जाड़ की। अब आप बताइए जाड़ है क्या? जाड़ एक भोटिया की उपजाति है। देखो भोटिया जनजाति है ना, हमारी 5 जनजातियां हैं, तो भोटिया जनजाति की उपजाति है जाड़। ठीक है, और जाड़ की ही जो भाषा रोम्बा है, ये ध्यान रखेंगे, जाड़ की भाषा क्या है? रोम्बा है। और जाड़ क्या है? भोटिया की ही एक उपजाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है ना? सबसे कम, नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनाशक्ति आश्रम या तवा घाट? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तवा घाट से सबसे कम दूरी पर है कैलाश मानसरोवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बात हो रही, तो निम्नलिखित में जो नीचे हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर बात होती है। तो अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 7, 9, 20। तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 20 हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन। मैंने ऐसे प्रश्न इस बार अधिक इसलिए लिए हैं बच्चों, क्योंकि आप एक से अधिक प्रश्नों को यहाँ पर देखें और समझें। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, ये तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर ये सही है, क्योंकि टिहरी डैम, इसको मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, भा भी है ना, टिहरी भाभी। तो टिहरी डैम में भागीरथी और भिलंगना नदी के पे बना है। किसाऊ डैम जो है वो टोंस नदी पे बना है। ठीक है, किसाऊ डैम किस पे बना है? टोंस नदी पे बना है, ये भी सही है। और कोटेश्वर डैम जो है वो सरयू नदी पे नहीं बना है, यही हमारा आंसर है। कोटेश्वर डैम किस पे बना है? ये बना है भागीरथी नदी पर। किसकी बात हो रही है?
कोटेश्वर डैम भागीरथी और लखवाड़ डैम, ठीक है, लखवाड़ डैम यमुना नदी पर, ये करेक्ट है। तो हमारा जो कोटेश्वर डैम है किस पर बना है, मैंने आपको बताया भागीरथी नदी पर बना है, ठीक है, सिर्फ भागीरथी नदी पर। तो आप सारे डैम की जो है नदियाँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 अगस्त 2017। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है, नहीं पे फोकस करना, ठीक है। वन संपदा है, पर्यटन है, खनन है। खनन जानते ना आप लोग, हमारे यहाँ उधर इसके जैसे देहरादून और इधर साइड है अल्मोड़ा साइड जहाँ वो मिलती है। खनन आप समझते हैं, उत्खनन जैसे गौला का खनन होता है, तो ये हमारे यहाँ है, इस अर्थव्यवस्था ये अर्थव्यवस्था के स्रोत हैं। लेकिन फिल्म उद्योग है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है ना, उतना नहीं है। फिल्म उद्योग है लेकिन उतना नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। जब एमसीक्यू आते हैं ना, तो एमसीक्यू में जो सबसे कम लगता है वही हमारा आंसर होता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे। अब आपको लगेगा वंदे मातरम है तो भूतपूर्व सैनिक कल्याण से होगा, नहीं भाई, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है, मातरम मतलब माता की, वंदे मतलब वंदना, है ना। और गर्भवती महिला आने वाले समय की माँ होती है, मीन्स है ना, वो माँ बनती हैं, तो वंदे मातरम माता की वंदना, वंदे मतलब वंदना, ठीक है। तो ऐसे अगर कोरिलेट कर सकते हैं कि वंदे मातरम योजना किस संबंधित है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान देंगे कौन सुमेलित नहीं है। मुकुंदी लाल तरुण कुमाऊं, ठीक है, ये उनके पत्र हैं। विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा, और गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु, ये गलत है, गोविंद बल्लभ पंत का प्रजाबंधु नहीं है, भक्त दर्शन का कर्मभूमि। तो प्रजाबंधु किसकी है, प्रजाबंधु जो पत्र है ये किसका है, तो जयदत्त वेला, जयदत्त लिख लीजिए आप, जयदत्त वेला। तो जो प्रजाबंधु है जयदत्त वेला के द्वारा जो है पत्र है, और मुकुंदलाल का तरुण कुमाऊं, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी का स्वाधीन प्रजा, और भक्त दर्शन का कर्मभूमि, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जयदत्त वेला, ठीक है, आप समझ गए होंगे जयदत्त वेला की क्या है, प्रजा बंधु। अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई, वर्ष 1947, वर्ष 1965, वर्ष 1991 या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के अंदर कहाँ है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है, अल्मोड़ा अखबार, हरिद्वार समाचार, गढ़वाल पोस्ट या जनता संदेश। तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा, देखिए आपको बहुत सारे प्रश्न मिल गए। मरणोपरांत परमवीर चक्र उत्तराखंड में किसको मिला, मेजर सोमनाथ शर्मा, और उन कब मिला, 1947 में, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, गोरखा राइफल से, गढ़वाल राइफल से, डोगरा रेजिमेंट से या कुमाऊं रेजिमेंट से। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं कौन, परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ से, चक्राता, रानीखेत, देहरादून या लैंसडाउन। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन अगर और डिटेल में प्रश्न आता है तो कब, किस वर्ष प्राप्त हुआ, 1981, 1982, 1984 या 1985। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी हाल के प्रश्न मैंने इसमें कुछ इंक्लूड किए हैं। तो उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कब, ठीक है, कब आयोजित हुआ, तो आंसर है 12 जनवरी 2025, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। आप मुझे बता सकते हैं 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है ना, यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, ठीक है, कब लागू हुई, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025, 28 फरवरी 2025। ये तो सभी जानते हैं कि भाई इसी साल हुआ है,
है ना। तो इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27 जनवरी 2025। कहीं ये ना सोचिए कि 26 जनवरी को इतना बड़ा दिन था तो उस दिन किया, नहीं, 27 जनवरी को। तो यूजीसी यानी कि आपका उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, यूजीसी नहीं, ठीक है। तो इसका अब इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानते हैं। जो संविधान लागू हुआ इसमें इसके बाद, क्योंकि संविधान से पहले कहते हैं कि गोवा में ये हो चुका था, लेकिन संविधान से पहले की बात है, आज़ादी से पहले की है, संविधान बनने से पहले की बात है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू कर रहा है। तो ये पहला है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता क्या काम करता है, तो ये करता है कानूनी समानता को बढ़ावा देता है। यानी कि यहाँ पर कोई धर्म जाति नहीं आएगी, यहाँ पर कानून के तौर पे सबको समानता मिलेगी, समान नागरिक संहिता, ठीक है, कानूनी स्तर पे इसको कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओम प्रकाश, एस संधू, एन रविशंकर या उत्पल कुमार सिंह? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन रविशंकर। तो आशा करती हूँ आप सभी को प्रश्नों का संकलन बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार सेट आते रहेंगे, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। आप मेरे मेहनत, मेरे टाइम को अप्रिशिएट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत मेहनत करते रहें अपने लक्ष्य की प्राप्ति, क्योंकि लक्ष्य दूर नहीं, बस हमारी मेहनत मांगती है, ठीक है। लक्ष्य हमारी मेहनत मांगती है, मेहनत करते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।